So let's start our class. In the previous class, we discussed video is visible to all students. So let's start. In the last class, we discussed that according to Newton's second law, force is directly proportional to change in momentum. Means, yeah, we can say change in momentum is directly proportional to force. कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं उससे जो बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है उन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। फिजिक्स में ना दो टाइप के रिलेशन होते हैं, किसी भी क्वांटिटी में कोई भी हो सकता है। एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर सपोज करो हमारी फोर्स, अभी हम ले लेते हैं फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में अगर हमने रिलेशन देखना है, तो अगर ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के ऐसे ही लिखूंगी इक्वली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पर साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, ठीक है। इट मीन्स प्रोपोर्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और इसका मीनिंग क्या है कि इफ फोर्स इंक्रीजेस, अगर फोर्स इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर इफ फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है, अगर फोर्स डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब किसी दो क्वांटिटी में रिलेशन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसे होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मीन्स कि सपोज करो हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन, कोई भी रिलेशन ले लो, जैसे फोर्स का रिलेशन ले लो डिस्टेंस के साथ। आर हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। ये वैसी एग्जांपल देके बता रही हूँ मैं इनवर्सली। या ऐसे ले लो कोई क्वांटिटी एक्स है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वाई क्वांटिटी। तो इट मीन्स अगर वाई क्वांटिटी, ये होता है जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1/, करके लिखते हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एज इट इज लिखेंगे जैसे वो है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो हम 1/, करके लिखेंगे, 1/y। तो अगर इन दिस केस, इन द केस ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, if we increase the y, if we increase the y, then x will decrease, and if we decrease the y, x will increase. So there are two types of relation, directly proportional or inversely. This is for directly proportional and this is for inversely proportional. जहाँ पे मैंने एक्स वाई लिखा है यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। जैसे आपने डेंसिटी का फॉर्मूला किया है सबने, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो इसमें क्या है, एक क्वांटिटी ऊपर है एक क्वांटिटी नीचे है। तो अगर मैं पूछूं डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेल मी ऑल स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स हैं सबका आंसर आना चाहिए। yes, those who are giving the answer, your answers are right.
mass, because Mahak Kaur, why volume? And inversely proportional to volume. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम, ऐसे लिख लिया. डेंसिटी, तो जो क्वांटिटी 1 बाय की फॉर्म में होती है उसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई है, और जो क्वांटिटी विदाउट 1 बाय की फॉर्म में है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये. तो बताओ, इफ आई विल इंक्रीज द मास, डेंसिटी विल इंक्रीज और नॉट? If I will increase the mass, density will increase or not? If I will increase the mass, density will increase or not? Density increase होगी या नहीं होगी? Tell me. Yes, it will increase. अगर हम मास के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो हमारी डेंसिटी क्या होगी? अगर मास इंक्रीज कर रहे हो तो डेंसिटी इंक्रीज. अगर मैं वॉल्यूम भी इंक्रीज कर दूं, इफ आई विल इंक्रीज द ओनली वॉल्यूम, मास को कांस्टेंट रख दूं मैं, मास को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को इंक्रीज करूं तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. तो अब मुझे बताओ, जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन किया था, एक F इक्वल टू dP dt, ये क्या बोला था मैंने? चेंज इन मोमेंटम था. dP का मीन्स क्या था? चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय नीचे क्या था? टाइम टेकन, कि उसने कितने टाइम में वो चेंज आया है. तो अब मुझे बताओ, चेंज इन टाइम कह सकते हो या टाइम टेकन टू ब्रिंग दैट चेंज. अब मुझे ये बताओ, जो हमारी फोर्स है वो किस क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जो हमारी फोर्स है वो किस क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? dt. dt या उसको टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको टाइम बोल सकते हो. इट मीन्स हमारी जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है. इसका मीनिंग क्या है कि मोमेंटम चेंज होने में, मोमेंटम चेंज होने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, मोमेंटम चेंज होने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी फोर्स क्या होएगी? कम. मोमेंटम चेंज होने में जितना ज्यादा, सपोज करो एक फास्ट मूविंग कार जा रही है, ठीक है, आपको आपने उसको रोकना है, तो रोकने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो इट मीन्स फोर्स क्या लग रही है? कम लग रही है, तभी ज्यादा टाइम लग रहा है. अगर किसी चीज को रोकने में हम कम टाइम लगाएं, इट मीन्स हम वहां पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी स्लो चल रही है तो वो फास्ट चलना शुरू हो जाए तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया. या कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो रुक जाए तभी उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है. तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको आपने रोकना है, तो अगर उसमें रोकने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है, टी इज मोर, तो इट मीन्स हम वहां पे जो फोर्स है वो क्या कर रहे हैं? लेस अप्लाई कर रहे हैं, तभी ज्यादा टाइम लग रहा है. टी इज मोर देन फोर्स विल बी लेस. और अगर टाइम कम लग रहा है, टाइम इज लेस, तो फोर्स क्या होएगी? मोर. कि अगर कम टाइम में हम उसको रोक सकते हैं तो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगी? ज्यादा होगी. फोर्स का टाइम के साथ रिलेशन समझ में आ गया? जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको फोर्स का टाइम के साथ रिलेशन समझ में आ गया.
कि अगर जितना ज्यादा टाइम लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करने के लिए, उतनी कम फोर्स अप्लाई हो रही है। बट अगर जितनी ज्यादा सो नाउ अब हमें इसके बेस पे एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अगर आपको कोई पूछे ना कि न्यूटन्स लॉ का न्यूटन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, यू विल से इट स्टेट्स दैट। अगर ओनली मैं स्टेटमेंट पूछूं आपसे तो स्टेटमेंट क्या होती है इसकी, इट स्टेट्स दैट rate change of momentum, rate नोटबुक पूरी दिख रही है सबको? rate change of momentum, rate change of momentum is directly proportional to force applied। ठीक है, कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, dp by dt directly proportional to f। So this is the statement of Newton's second law। अब हमने इसकी एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशंस करेंगे इसकी अब हम। देखो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन कहाँ पे है, आप सबने क्रिकेट देखा है? क्रिकेट तो सबने देखा है। तो आपने देखा होगा कि कई बार बॉलर जब बॉल कैच करता है, बॉल कैच कर रहा होता है, तो वो अपने हाथ पीछे की तरफ करता है। जैसे ऐसे बॉल आ रही है तो वो बॉल को कैच करते टाइम अपने हैंड्स को बैक बैक की तरफ मूव करता है। वो हाथ कभी भी आगे करके कैच नहीं करता। जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है वो अपने हैंड्स को उस डायरेक्शन में आगे नहीं कर लेता कि मैं पहले ही बॉल पकड़ लूं। वो क्या करता है, ऑलवेज जैसे बॉल आ रही है वो अपने हैंड्स को पीछे की तरफ बैक जाके वो बॉल को कैच करता है। तो उसका रीजन क्या है, आप देखो, बॉल इज मूविंग वेरी फास्ट, बॉल इज मूविंग वेरी फास्ट। ठीक है, इफ इट इज मूविंग वेरी फास्ट इट हैव लार्ज मोमेंटम। बॉल इज मूविंग वेरी फास्ट तो इट मीन्स उसका मोमेंटम क्या है, बहुत ज्यादा है। यस और नो? कोई चीज ज्यादा फास्ट मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, जो स्लो मूव कर रही है उसका मोमेंटम कम। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। इट मींस अगर वो अपने हैंड पीछे कर रहा है, यस उसमें मोशन ज्यादा है। अगर वो अपने हैंड्स बैक कर रहा है, हैंड्स बैक करके हैंड्स बैक करके वो टाइम को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि जब हैंड्स बैक होंगे तो उस बॉल को रुकने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर बॉल को रुकने में ज्यादा टाइम लगेगा तो जो बॉल उसके हाथों पे फोर्स लगाएगी, बॉल उसके हाथों पे फोर्स लगाएगी वो कम लगेगी। आप खुद ही देखो, कई बार आप
किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को एकदम से रोक दो तो हमें बहुत क्या लगती है, चोट लगती है ना। बॉयज तो मोस्टली क्रिकेट खेलते होंगे, उन्होंने तो करके देखा होगा, कभी फास्ट बॉल को पकड़ो तो वो एकदम से हाथों पे इतनी ज्यादा चोट लग जाती है। बट अगर हैंड्स को बैक करके, यस, फिर अगर फोर्स कम हो गई, उसने टाइम इंक्रीज कर लिया, हैंड्स पीछे कर लिए, तो उससे बॉल के रुकने का टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बॉल के रुकने का टाइम इंक्रीज हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगी, लेस। फोर्स लेस हो जाएगी तो मीन्स उसका हैंड जो है वो इंजरी से बच जाएगा। हैंड, देयर इज नो हैंड इन इट, वहां पे कोई हैंड इंजरी नहीं होगी। टाइम थी, या अगर देखो बॉल को वो आगे हैंड करके पकड़ता, क्योंकि ये यहाँ पे आप ये मत सोचना कि टाइम 2 मिनट 3 मिनट लेस होगा तभी फोर्स, टाइम तो माइक्रो सेकंड में भी होता ना, माइक्रो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में भी अगर हम टाइम को इंक्रीज कर दे माइक्रो सेकंड में, कि सपोज करो बॉल को रोकने के लिए अगर हम 5 माइक्रो सेकंड लग रहे थे, तो हाथ पीछे करने से 5 से टाइम कितना हो गया, 3 माइक्रो सेकंड हो गया। तो इतना टाइम डिक्रीज होने से भी जो इतना पीछे करने से टाइम इंक्रीज होगा, तो सपोज कर लो 8 हो गया, 8 माइक्रो सेकंड हो गया टाइम। तो 3 माइक्रो सेकंड इंक्रीज होने से ही फोर्स क्या हो जाएगी, बॉल को अच्छे से पकड़ सके इसके लिए नहीं होता वो, हाथ पीछे वो इसलिए नहीं करता कि बॉल को अच्छे से पकड़ सके, वो बॉल का टाइम इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि बॉल का मोमेंटम, बॉल बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही होती है। तो अगर वो एकदम से उसको पकड़ लेगा तो बॉल में जितना सारा मोमेंटम था वो सारी की सारी फोर्स, हमने कहा कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, हमने क्या कहा था कि चेंज इन मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। मतलब जितना जल्दी मोमेंटम चेंज होएगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, जितना जल्दी जल्दी मोमेंटम में चेंज आएगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, तो अगर वो बॉल स्पीड के साथ आ रही थी, उसके पास कोई ना कोई मोमेंटम था mv, बट जब वो बॉल उसके हैंड्स में आती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, 0। अब पहले उसके पास बहुत ज्यादा मोमेंटम था, एकदम से उसका मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो चेंज इन मोमेंटम जितनी जल्दी होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, और जितना लेट होगा उतनी कम फोर्स लगेगी। तो उसको लेट करने के लिए, मोमेंटम चेंज को ज्यादा टाइम देने के लिए, वो अपने हैंड्स को क्या कर लेता है, बैक की तरफ पुश करता है। एक दो और एग्जांपल देखो, फिर समझ आ जाएंगी। अब देखो, अगर कोई पर्सन, सेकेंड एग्जांपल क्या है कि इफ अ पर्सन fall on a cemented floor, get more injury as compared to person fall on a sand floor, कि अगर कोई पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है तो उसको ज्यादा इंजरी होती है, अगर कोई मिट्टी वाले फ्लोर पे गिरता है तो उसको कम इंजरी होती है। अब इसका रीजन देखो क्या है, पर्सन ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये नीचे फ्लोर है, ठीक है। तो जब वो ऊपर से आ रहा है तो उसके पास कोई ना कोई मोमेंटम होगा, mu, जो मूव कर रहा है।
बट जैसे ही वो फ्लोर पे गिरा तो वो रुक गया, उसका मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो पहले उसके पास बहुत ज्यादा मोमेंटम था, फ्लोर पे गिरते ही उसका मोमेंटम क्या हो गया, 0। मोमेंटम तो चेंज हुआ, मोमेंटम तो चेंज हो गया ना उसका। पहले बहुत हाई मोमेंटम था, फिर एकदम से उसका मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम तो आ रहा है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम तो आ गया। अब जब वो फ्लोर पे गिरेगा तो सीमेंटेड फ्लोर, आप मुझे बताओ, सीमेंटेड फ्लोर को हम क्या कर सकते हैं इजिली, जो हम सीमेंटेड फ्लोर है, जो हम उसके ऊपर गिरेंगे तो क्या वो नीचे की तरफ पुश होता है सीमेंटेड फ्लोर, फ्लेक्सिबल तो नहीं होता ना सीमेंटेड फ्लोर, सीमेंटेड फ्लोर तो पक्का होता है बिल्कुल। तो जब हम उसके ऊपर गिरते हैं तो वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो वो हमारी बॉडी एकदम से उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। बट आप जो वो करते हैं, क्या कहते हैं इसको, जुडो कराटे करते हैं या कोई और गेम खेलते हैं, बॉक्सिंग वगैरह, तो आपने देखा होगा कि उनके नीचे मैट्रेसेस लगाए होते हैं, गद्दे लगाए होते हैं, ताकि वो उसके ऊपर गिरते भी हैं एकदम से, मैट लगाए होते हैं वो, तो वो एकदम से गिरते भी हैं तो वो बहुत क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जब वो उसके ऊपर गिरते हैं तो वो नीचे की तरफ पुश हो जाता है मैट, जो मैट है वो नीचे की तरफ पुश पुश हो जाता है। तो अगर मैट नीचे की तरफ पुश हो गया तो बॉडी के मोमेंटम को 0 होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम इंक्रीज हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना, कि मैट नीचे पुश हुआ, वो टाइम इंक्रीज हो गया वहां पे उनके मोमेंटम को 0 होने का। तो अगर टाइम मिल गया, ऐसा नहीं है कि वहां पे टाइम 4 मिनट चाहिए, हमें 10 मिनट्स चाहिए, टाइम वहां पे स्मॉल टाइम ही होता है। अगर 1 माइक्रो सेकेंड भी इंक्रीज हो गया, 2 माइक्रो सेकेंड से भी हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो फोर्स है वो कम लगती है। तो फोर्स फ्लोर पे कम लगेगी तो हमें कम इंजरी होगी। अगर हम सैंड फ्लोर पे गिरते हैं, सैंड भी क्या होती है, जब हम उसके ऊपर गिरते हैं तो सैंड नीचे दब जाती है, तो जब सैंड नीचे की तरफ जाती है उतने टाइम में हमारी बॉडी का मोमेंटम क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और हमें सैंड फ्लोर पे गिरने में कम इंजरी होती है एज कंपेयर टू द सीमेंटेड फ्लोर। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख सकते हो। आप वॉल पे पंच करो, वॉल पे पंच करो फुल स्पीड से, तो आपका हाथ टूट जाएगा अगर वॉल पे पंच करोगे तो। बट सिमिलरली अगर आप किसी मैट्रेसेस पे या किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पंच करते हो, सॉफ्ट टॉय होता है हमारे घर में, सॉफ्ट टॉयज होते हैं, सॉफ्ट टॉय को कुशन पे कुछ भी कहीं पे भी पंच करो तो वो वहां पे इंजरी नहीं होती हमें। क्यों नहीं होती सॉफ्ट टॉय पे या कुशन पे, क्योंकि जब आप कुशन पे हिट करते हो, ठीक है, तो कुशन बिल्कुल क्या हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। अगर क्वेश्चन अंदर की तरफ जाता है, पीछे की तरफ मूव कर जाता है, इतने टाइम में हमें क्या मिल जाता है, मोमेंटम को 0 होने का टाइम मिल जाता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है। बट जब हम वॉल पे एकदम से पंच करते हैं, वॉल तो नहीं जाती अंदर की तरफ, वॉल तो वहीं पे रहती, तो हमारी बॉडी का, हमारे हाथ का मोमेंटम एकदम से 0 हो जाता है। जब एकदम से 0 होगा तो वो ज्यादा फोर्स लगेगी, टाइम कम होगा उसका, और वो ज्यादा फोर्स फील करेगा। अभी आप सबने ट्रेन्स तो देखी होंगी, ट्रेन तो देखी है सबने। ट्रेन के ऐसे जो कोच होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में ये बड़े बड़े स्प्रिंग लगाए होते हैं। रुकी हुई ट्रेन देखी होगी सबने। तो यहाँ पे ये बड़े बड़े स्प्रिंग लगे होते हैं, शॉकर्स बोलते हैं जिनको। तो देखो ट्रेन कितनी फास्ट मूव करती है,
ट्रेन की इतनी फास्ट मूव कर रही होती है, तो स्टेशन पे जाके जब वो रुकती है, ठीक है, स्टेशन पे जाके जब वो रुकती है, तो क्या होता है, ये सारे बॉक्सेस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं। ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, इंजन तो रुक गया, जो हमारा इंजन था उसका तो हमने सप्लाई बंद कर दिया, वो तो रुक गया, बट जो पीछे वाले बॉक्स थे वो तो मोशन में थे, वो तो एकदम से आगे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब वो आगे की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो उनके पास वेरी हाई मोमेंटम होता है, इनका सबका मोमेंटम हाई होता है, तो हाई से लो मोमेंटम आना है, तो अगर इनके बीच में कोई स्प्रिंग नहीं होगा तो ये बॉक्स जाके सीधा इसमें लगेगा विदाउट एनी टाइम डिले। और जो इस बॉक्स इस कोच में जो पैसेंजर बैठे हैं उनको बहुत बड़ा शॉक लगेगा, और फिर जो पीछे से ये वाला बॉक्स आ रहा है वो जाके सीधा इसमें लगेगा, तो इस वाले पैसेंजर्स को भी शॉक लगेगा। बट स्प्रिंग की वजह से वो टाइम मिल जाता है, स्प्रिंग जब शॉकर कंप्रेस होता है, शॉकर क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तो शॉकर जब जितने टाइम में शॉकर कंप्रेस होता है, जितने टाइम में हमारा शॉकर जो है ट्रेन का वो कंप्रेस होता है, उतने टाइम में उसका मोमेंटम बॉक्स का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और फोर्स जो है वो नहीं लगती, और फोर्स जो है वो नहीं लगती। स्कूटीज तो सारे चलाते हो, स्कूटी चलाते होगे सारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, कभी स्कूटी के जो आगे वाले टायर हैं उनको देखना, स्कूटी का जो आगे वाला टायर होता है ना उसको देखना, उसमें भी शॉकर्स लगे होते हैं, ऐसे दो शॉकर्स लगे होते हैं आगे वाले टायर में। वो किस लिए होते हैं कि जब आप किसी, वो किस लिए होते हैं, साइकिल में भी होते हैं, वो किस लिए होते हैं कि अगर आप किसी खड्डे में एकदम से आपकी स्कूटी गई, तो उसमें जाते ही आपके टायर के मोमेंटम को, टायर का मोमेंटम डिक्रीज होएगा ना, एक बार तो डिक्रीज होगा, जब हम खड्डे में जाएगा टायर तो वो डिक्रीज होएगा, तो वो मोमेंटम डिक्रीज होने का ज्यादा टाइम लगे इसके लिए जो शॉकर है वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। कई बार ये खराब हो जाए तो आपको स्कूटी चलाते हुए बड़े शॉक लगेंगे, कहीं पे भी आपकी स्कूटी लगेगी तो शॉक लगता है आपकी बॉडी को, अगर किसी खड्डे में हमारा टायर जाता है, क्यों जाता है, क्यों ऐसा शॉक क्यों लगता है, क्योंकि जब स्प्रिंग नहीं है तो अगर ऐसे जैसे डंडे लगा दें हम दो यहाँ पे, तो ये डंडे तो नहीं कंप्रेस होने लगे, तो बॉडी का मोमेंटम जो एकदम से जीरो होगा, स्कूटी का मोमेंटम एकदम से जीरो होगा ब्रेक लगाने पे, तो वो सारे का सारा मोमेंटम जीरो हो गया, तो ज्यादा फोर्स फील करोगे, आप उस स्कूटी के ऊपर बैठे हो तो वो सारी की सारी फोर्स आपको फील होगी। तो ये अगर स्प्रिंग लगाए हुए हैं वहां पे तो वो स्प्रिंग क्या होंगे, कंप्रेस होने में टाइम लगेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होने में टाइम लगेगा, इतने में उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस, ब्रेक भी नहीं लगेगी, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होने में जितना टाइम लग जाता है उतने टाइम में स्कूटी का मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, फास्ट मूविंग स्कूटी का मोमेंटम जीरो हो जाता है, तो आपको शॉक कम लगता है। So these are the some applications or Newton's second law. In the next class, this is all for today's class. In the next class, we will do some numerical. In the next class, we will do some numerical. आज तो हमने कुछ practical examples पढ़ी हैं. चेंज इन मोमेंटम, अगर शॉकर नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम कम टाइम में होएगा, मोमेंटम चेंज होने को टाइम कम लगेगा क्योंकि कोई कंप्रेशन ही नहीं हुई। सो इन द नेक्स्ट, आज तो हमने प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा समझ आएगा कि फोर्स कम ज्यादा कैसे हो जाती है। न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मैथमेटिकली फोर्स कम कैसे हुई। जहाँ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।